हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का 7 चैप्टर, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो चैप्टर में डिस्कस करेंगे किस तरीके से ब्रिटिशर्स, जो इंडियंस थे, यहाँ के नेटिव लोग थे, उनको सिविलाइज करना चाहते थे। उनका मानना था कि इंडियंस अनसिविलाइज्ड है, उनको अब हम सभ्य बनाएंगे और नेशन को एजुकेट वो कैसे करेंगे, उनकी एजुकेशन पॉलिसीज़ कैसी होगी। सो अर्लियर चैप्टर्स में, पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने देखा हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजाज एंड नवाब्स, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, कि ब्रिटिश रूल ने किस तरीके से राजाओं को, नवाब्स को, किसानों को, ट्राइबल्स को कैसे अफेक्ट किया। अभी इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि क्या इम्प्लीकेशंस रहे ब्रिटिशर्स के स्टूडेंट्स की लाइफ पर। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज़, क्योंकि अभी जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ टेरिटरी को कॉन्क्वेस्ट करना, जीतना, या फिर रेवेन्यू को कंट्रोल करना, लोगों से टैक्स लेना ही नहीं चाहते थे। उनको ये फील होने लगा, दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन, कि उनका एक कल्चरल मिशन भी है, अपने कल्चर को अभी उनको एक्सपैंड करना चाहिए। दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स को, यहाँ के लोगों को सिविलाइज करना है, सभ्य बनाना है, उनके कस्टम्स को और वैल्यूज़ को चेंज करना है। नाउ व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस्ड। अभी क्वेश्चन थे कि क्या चेंजेस वो लेकर आए, इंडियंस को कैसे एजुकेट किया जाए, सिविलाइज किया जाए, एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वर गुड सब्जेक्ट्स, और किस तरीके से उनको वो बनाया जाए जिनको ब्रिटिशर्स गुड सब्जेक्ट्स मान सके, एक अच्छी प्रजा मान सके। द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, ब्रिटिशर्स को कोई सिंपल आंसर नहीं मिला इन सभी क्वेश्चंस का। तो ये डिबेट कंटिन्यू रहेगी बहुत सारे डेकेड्स तक, कई दशकों तक। एक वर्ड है यहाँ पर जो आगे यूज होगा, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस, एक पर्सन जो कुछ लैंग्वेजेस को जानता हो और उसने उसकी स्टडी की हो, पढ़ सकता हो। तो पहला टॉपिक है हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, ब्रिटिशर्स एजुकेशन को कैसे देखते थे, क्या पर्सपेक्टिव था उनका। लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड। अभी हम देखेंगे ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा और क्या किया, क्या उनके आइडियाज़ थे एजुकेशन को लेकर, जो आजकल हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, किस तरीके से वो लास्ट 200 ईयर्स में इवॉल्व हुए हैं। और इस प्रोसेस में हम इंक्वायरी भी करेंगे इंडियंस ने कैसा रिएक्ट किया ब्रिटिशर्स के इन आइडियाज़ को लेकर, और किस तरीके से उन्होंने, हमारे देश के लोगों ने, इंडियंस ने खुद के आइडियाज़ डेवलप किए कि कैसे इंडियंस को एजुकेट करना चाहिए। फर्स्ट इज़ द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म क्या है, ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं। तो 1783 में एक पर्सन जिनका नाम था विलियम जोन्स, वो कलकत्ता आते हैं। यहाँ पर उनको अपॉइंट किया गया था जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में, जो कि कंपनी ने सेटअप किया था। कंपनी ने कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया था जहाँ पर एज जूनियर जज आएंगे विलियम जोन्स 1783 में। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जज है तो एक्सपर्ट तो थे ही वो लॉ में। जोन्स वॉज अ लिंग्विस्ट, वो लिंग्विस्ट भी थे, बहुत सारी लैंग्वेज उनको आती थी। उन्होंने ग्रीक को, लैटिन को स्टडी किया था ऑक्सफोर्ड में, उनको फ्रेंच और इंग्लिश भी आती थी, और अरेबिक उन्होंने एक फ्रेंड से सीखी थी और पर्शियन भी सीखी थी। अभी कलकत्ता में ही बिगैन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद पंडित्स, ये पिक्चर भी आपको दी है, विलियम जोन्स पर्शियन सीख रहे हैं यहाँ पर, तो ये विलियम जोन्स हैं। ओके, सो इंडिया में जब वो आए, बहुत सारे आवर्स वो पंडित्स के साथ बिताने लगे, जिन्होंने उनको सिखाए, हु टॉट हिम द सटल्टी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज में जो बहुत सटल चीज़ें हैं, बहुत बारीक चीज़ें हैं, उसकी ग्रामर कैसी है संस्कृत की, और पोएट्री। एंड सून, बहुत जल्दी, ही वॉज स्टडिंग एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को वो पढ़ने लगे, लॉ के ऊपर जो इंडियन टेक्स्ट थे, फिलॉसफी के ऊपर, रिलीजन के, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन एंड द अदर साइंसेस। Johns discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at that time. फिर उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके जैसे और भी बहुत सारे दूसरे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जिनका इंटरेस्ट था इंडिया के जो टेक्स्ट है उनको सीखने में, उनको जानने में। इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कॉलब्रुक और नथानियल हॉलहेड वर ऑल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशिएंट इंडियन हेरिटेज। ये दो और नाम आपको दिए हैं, ये भी एंशिएंट जो इंडियन हेरिटेज था उनको डिस्कवर करने में बिजी थे। मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस, इंडिया की जो लैंग्वेजेस थी उनको मास्टर कर रहे थे, उनको ये सीख रहे थे, और ट्रांसलेट कर रहे थे संस्कृत और पर्शियन वर्क को इंग्लिश में। सो टुगेदर, एक साथ मिलकर, विद देम जोन्स सेटअप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किन्होंने स्टैब्लिश की थी, जोन्स ने, किनके साथ मिलकर, हेनरी थॉमस
कोलब्रुक एंड नथानियल हॉलहेड एंड स्टार्टेड अ जर्नल, एक जर्नल भी इन्होंने स्टार्ट किया जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चर्स। ये एक पिक्चर भी आपको दी है हेनरी थॉमस कोलब्रुक की। ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड एंशिएंट सेक्रेड राइटिंग ऑफ हिंदुइज्म। ओके, नाउ जोन्स एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया, एक पर्टिकुलर एटीट्यूड इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया की तरफ। उनका बहुत ऐसा नहीं कि कुछ गलत था, बहुत डीप रिस्पेक्ट वो थी उनके मन में इंडिया का जो एंशिएंट कल्चर था उसके प्रति, बोथ इंडिया एंड द वेस्ट के भी कल्चर को वो रेस्पेक्ट करते थे और इंडिया के भी। इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेन्ड इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट, उनका कहना था कि एंशिएंट पास्ट में इंडिया का जो सिविलाइजेशन था वो बहुत ही ग्लोरियस था, लेकिन धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लगा, सिविलाइजेशन गिरती गई। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया, इंडिया को समझने के लिए बहुत ज़रूरी था टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट, यहाँ के जो सेक्रेड टेक्स्ट हैं, लीगल टेक्स्ट हैं, उनको समझना। दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट पीरियड में जो प्रोड्यूस किए गए थे टेक्स्ट, चाहे वो कोई पवित्र सेक्रेड टेक्स्ट हो या फिर लीगल किस तरीके से कानून उस टाइम पर चलते थे। फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज़ एंड लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, यही टेक्स्ट है जो रिवील कर सकते थे कि रियल आइडिया क्या है, लॉज क्या है हिंदूज़ के और मुस्लिम्स के। एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिक्स ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट ऑन इन इंडिया, और इन्हीं के बेसिस पर फ्यूचर में कैसे डेवलपमेंट करना है, डेवलप करना है इंडिया को, उसको हम समझ सकते हैं, वो किया जा सकता है नई स्टडी, नए तरीके से अगर हम स्टडी करेंगे इन टेक्स्ट को। तो एंशिएंट पीरियड में बहुत ज़्यादा ग्लोरियस थी हमारी हिस्ट्री, उनको पढ़ते हैं और फिर उसी तरीके से इंडिया को डेवलप करेंगे। सो जोन्स और कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट को वो डिस्कवर करते रहे, अंडरस्टैंड करते रहे उनके मीनिंग को, ट्रांसलेट करते रहे उनको, एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग्स नोन टू अदर्स, और दूसरों को भी, दूसरे लोगों को भी जानने को मिला उनसे। दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव, ये जो उनका प्रोजेक्ट था, उनका मानना था कि वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर, इस प्रोजेक्ट में इंडियन कल्चर से ब्रिटिशर्स भी कुछ सीखेंगे और ये हेल्प भी करेगा इंडियंस को रीडिस्कवर देयर ओन हेरिटेज, कि उनका हेरिटेज कैसा था उसको जानने में, और वो समझेंगे कि किस लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ द पास्ट, कि उनका जो पास्ट था इंडियंस का वो कितना ग्लोरियस था। इस प्रोसेस में ब्रिटिश वुड बिकम द गार्डियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज द मास्टर्स, तो वो मास्टर्स भी बन जाएंगे क्योंकि वो सिखा रहे हैं इनफैक्ट इंडियंस को, और गार्डियन भी है कि हमने आपके कल्चर को देखो बचा के रखा। इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज़, तो इन आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल्स आर्ग्यू करने लगे दैट द ब्रिटिश ऑट टू प्रमोट इंडियन रादर दैन वेस्टर्न लर्निंग, कि ब्रिटिशर्स को इंडिया में वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट नहीं करना चाहिए, इंग्लिश नहीं सिखानी चाहिए, बाहर का जो चीज़ें हैं, बल्कि जो इंडिया का कल्चर है उसको प्रमोट करना चाहिए। दे फेल्ट दैट इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया जाए टू एनकरेज द स्टडी ऑफ, जिनमें कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को पढ़ाया जाए, संस्कृत को पढ़ाया जाए, पर्शियन लिटरेचर को, पोएट्री को पढ़ाया जाए। ऑफिशियल्स ऑल्सो थॉट, उन ऑफिशियल्स का ये भी मानना था कि हिंदूज और मुस्लिम्स ऑट टू बी टॉट वॉट दे वर ऑलरेडी फेमिलियर विद, क्योंकि पहले से वो फेमिलियर थोड़ा बहुत जानते हैं उन चीज़ों को, तो वही चीज़ें उनको पढ़ाई जाए, ना कि एंड वॉट दे वैल्यूड एंड ट्रेजर्ड, जिनको उन्होंने अपने कल्चर को एक ट्रेजर करके खजाने की तरह बचा के रखा है और जिसको वो वैल्यू भी करते हैं। नॉट सब्जेक्ट्स दैट वर एलियन टू देम, ना कि वो सब्जेक्ट्स जो बिल्कुल ही उनके लिए एलियन है, बिल्कुल उससे फेमिलियर वो नहीं है, वो नहीं जानते हैं। ओनली देन, सिर्फ तभी उनका मानना था, कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ द नेटिव्स, तभी ब्रिटिशर्स जो यहाँ के नेटिव लोग हैं उनके दिलों में जगह बना पाएंगे। ओनली देन कुड द एलियन रूलर्स एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट्स, तभी ये जो प्रजा है इंडिया की, हम बिल्कुल एलियन रूलर्स हैं, बाहर से आए हुए रूलर्स हैं, वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, एक वर्ड आया है यहाँ पर मदरसा। मदरसा एक अरेबिक वर्ड है फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग, पढ़ने की जो जगह होती है उसके लिए, कोई टाइप का भी स्कूल या कॉलेज हो उसको मदरसा बोलते हैं। सो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ, विद दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू, ध्यान में रखते हुए एक मदरसा सेटअप किया गया कैलकाटा में 1781 में। जो विलियम जॉन्स थे वो इंडिया में आए थे 1783 में, 1781 यानी कि उससे पहले मदरसा बनाया जा चुका था, क्योंकि हमने देखा कि और भी बहुत सारे लोग थे इंडिया में, कैलकाटा में उस टाइम पर जॉन्स के आने से पहले भी, जो इन आइडियाज़ को मान रहे थे और इंडियन टेक्स्ट को पढ़ रहे थे। टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ, जहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, अरेबिक पढ़ाई जाएगी, पर्शियन पढ़ाई जाएगी, इस्लामिक लॉ को पढ़ाया जाएगा, और एक हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया गया बनारस में 1791 में टू एनकरेज द स्टडी ऑफ
जहाँ पर पढ़ाया जाएगा एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट को, दैट वुड बी यूजफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, जो कि फिर कंट्री को एडमिनिस्टर करने में हेल्प करेगा। ओके, एक पिक्चर गिवन है, इसके बारे में बाद में रीड करेंगे, पहले कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। ओरिएंटलिज्म के बारे में हम रीड कर रहे हैं। तो ओरिएंटलिस्ट्स होते क्या है? दोज विद अ स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। एक ऐसे पर्सन को हम ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं जिसको एशिया का कल्चर और लैंग्वेज के बारे में नॉलेज हो। मुंशी किसको बोलते हैं? एक पर्सन जो पढ़ सकता हो, लिख सकता हो और सिखा सकता हो पर्शियन। नेक्स्ट वर्ड है वर्नाकुलर। वर्नाकुलर एक टर्म है जो जनरली यूज की जाती है रेफर टू अ लोकल लैंग्वेज या फिर डायलेक्ट। जो लोकल लैंग्वेज है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही वो बोली जाती है, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज स्टैंडर्ड लैंग्वेज। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानी जाएगी, और एक होगा जो लोकल एक पर्टिकुलर जगह पर ही बोली जाती है, उस लैंग्वेज को बोलते हैं वर्नाकुलर। कॉलोनियल कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया था जो कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश यूज़ करते थे इस टर्म को, वर्नाकुलर को, टू मार्क द डिफरेंस बिटवीन द लोकल लैंग्वेजेस ऑफ एवरी डे यूज़ एंड इंग्लिश। इंग्लिश अलग है और फिर दूसरी जो लैंग्वेजेस थी जो लोकली बोली जाती थी उनको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस बोलते थे। द लैंग्वेज ऑफ द इंपीरियल मास्टर्स, इंग्लिश इंपीरियल जो उनके मास्टर्स हैं उनकी लैंग्वेज थी। ओके, सो हमने देखा अभी तक मदरसा उन्होंने सेटअप किए और हिंदू कॉलेज बनाया बनारस में, इसको प्रमोट करने के लिए कि इंडियंस उनके जो पुराने टेक्स्ट हैं, इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट हैं, उन्हीं को ही पढ़े। लेकिन सभी ऑफिशियल्स इस व्यू को शेयर नहीं करते थे, सभी इस बात को नहीं मानते थे। मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटलिस्ट्स। ये जो ओरिएंटलिस्ट थे इंडिया के टेक्स्ट को पढ़ रहे थे, इनको नॉलेज थी यहाँ के कल्चर की, लैंग्वेज की। कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स थे जो बहुत ही स्ट्रांगली इसको क्रिटिसाइज करते थे। नाउ ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। ईस्ट मतलब जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ईस्ट एशिया की, जैसे कि इंडिया है, उनके ग्रेव एरर्स, उनकी एजुकेशन में क्या गलतियाँ थी। फ्रॉम दी अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी 18 समथिंग के स्टार्टिंग से बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जिन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया इन ओरिएंटलिस्ट्स को। ओरिएंटलिस्ट का जो विजन था लर्निंग का, जो इंडियंस को उनके टेक्स्ट पढ़ाना चाहते थे, उन्होंने कहा दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वर फुल ऑफ एरर्स। ईस्ट में जो नॉलेज है, इनके जो पुराने टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, वो उनमें बहुत सारे एरर्स हैं, अनसाइंटिफिक है, कोई भी साइंस से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, अनसाइंटिफिक थॉट्स हैं। ईस्टर्न लिटरेचर वर नॉन सीरियस, बहुत कोई सीरियस लिटरेचर नहीं है इनका और बहुत ही लाइट हार्टेड है। So they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. तो उन्होंने कहा कि बहुत ही गलत होगा अगर जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को अरेबिक पढ़ाते रहे, संस्कृत लैंग्वेज और इसका लिटरेचर पढ़ाते रहे। और इनमें बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जेम्स मिल। हिस्ट्री जब आपने स्टार्ट की थी 6th क्लास में, सबसे पहले यही नाम आया था, क्योंकि इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को लिखा था ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूरे 3 पीरियड्स में उसको बांट दिया था। पहले हिंदू का पीरियड था, फिर मुस्लिम रूलर्स का पीरियड था, और फिर ब्रिटिशर्स का पीरियड था। तो जेम्स मिल उन लोगों में से थे जिन्होंने अटैक किया ओरिएंटलिस्ट्स को। द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स के जो एफर्ट है शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड। इंडिया के जो लोग हैं वो क्या पढ़ना चाहते हैं वो हमें नहीं पढ़ाना है, या फिर किस चीज़ को वो रेस्पेक्ट करते हैं वो नहीं पढ़ाना है, उनको सिर्फ उनको खुश करने के लिए या उनके दिलों में जगह बनाने के लिए। एजुकेशन का एम होना चाहिए ऑट टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। एजुकेशन का एम हो कि हम उनको वो पढ़ाए जो प्रैक्टिकल है और जो यूजफुल है। सो इंडियंस शुड बी मेड फेमिलियर विद साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट द वेस्ट हैड मेड। वेस्ट में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो एडवांसेस हो चुके हैं, जो साइंस इतना डेवलप हो चुका है, हमें इंडियंस को उससे फेमिलियर कराना चाहिए, ना कि जो पोएट्री है उनकी पुरानी या फिर सेक्रेड लिटरेचर है ऑफ द ओरिएंट, उनसे। ये मानना था जेम्स मिल का। नाउ बाय दी 1830s तक, 19th सेंचुरी में जैसे आगे हम आते जाएंगे, अटैक जो है ओरिएंटलिस्ट पर ये बहुत ज़्यादा शार्पर होता जाएगा। अभी अगर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम देखें, 1783 में जॉन्स आते हैं, विलियम जॉन्स आते हैं जो ओरिएंटलिस्ट थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया उसको। उनसे पहले ही 1781 में मदरसा खुल चुका था, उसके बाद आने के बाद 1791 में उन्होंने हिंदू कॉलेज खोला बनारस में। फिर जैसे 1800 समथिंग आता जाएगा, 19th सेंचुरी आएगी, बहुत सारे लोग इनको क्रिटिसाइज़ करने लगे, जिनमें से एक थे जेम्स मिल। और फिर 1830 तक ये अटैक ओरिएंटलिस्ट के ऊपर और शार्पर होता गया। और इनमें जो सबसे मोस्ट आउटस्पोकन, तो बिल्कुल ओपनली बोलते थे और इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, क्रिटिसाइज इनको जो करते थे, क्रिटिक्स थे ऑफ दैट टाइम, वो थे थॉमस बैबिंगटन मैकॉले।
ही सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री, उनका मानना था कि इंडिया अनसिविलाइज्ड है, असभ्य लोग यहाँ पर है, दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड, और इनको अभी सिविलाइज करने की ज़रूरत है। नो ब्रांच ऑफ इंडियन नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू वॉट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस, इंग्लैंड ने जो नॉलेज प्रोड्यूस की है ईस्टर्न नॉलेज की, ईस्टर्न एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो उनको उससे कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। हु कुड डिनाई, कौन इस बात को डिनाई कर सकता है, मैकॉले ने डिक्लेयर किया दैट अस, ये बहुत ही मतलब एक कोट है इनका, उन्होंने कहा था कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ ऑफ होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया, इंडिया और अरब का जितना पूरा लिटरेचर है, नेटिव सारा का सारा नेटिव लिटरेचर, वो यूरोप की एक अच्छी लाइब्रेरी के बराबर है, लाइब्रेरी की एक शेल्फ के बराबर है, एक सिंगल शेल्फ भी इंडिया और अरब के पूरे लिटरेचर से बेटर है। कौन इस बात को डिनाई कर सकता है, मैकॉले ने कहा। और फिर उन्होंने अर्ज किया दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट वॉज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज़, उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है पैसा वेस्ट ना करे, पब्लिक मनी को वेस्ट ना करे ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट करने में, क्योंकि वो किसी काम की नहीं है। ये मैकॉले की एक पिक्चर भी गिवन है, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले इन हिज स्टडी, अपने स्टडी रूम में। ओके तो ग्रेट एनर्जी और पैशन के साथ मैकॉले ने एम्फेसाइज किया द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियंस को अभी इंग्लिश लैंग्वेज हमें सिखानी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्ट मैकॉले ने ही किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आगे आएगा अभी। उनका वो फील करते थे दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड, कि अगर इंग्लिश आ जाएगी तो दुनिया के जो बहुत ही फाइनेस्ट लिटरेचर है वो इंग्लिश में ही है, इंडियंस उनको पढ़ पाएंगे। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी, इंडियंस ये भी जान पाएंगे कि वेस्टर्न साइंस ने फिलोसफी ने कितनी डेवलप वो हो चुकी है, कितना डेवलपमेंट वहाँ पर हो चुका है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, तो उनका मानना था कि इंडियंस को अगर सिविलाइज करना है इंग्लिश उनको सिखानी होगी, चेंजिंग जिनसे उनका टेस्ट चेंज होगा, वैल्यूज चेंज होगी और कल्चर चेंज होगा। सो फॉलोइंग मैकॉलेज मिनट, मैकॉले की बात को फॉलो करते हुए द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस्ड, 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन and to stop the promotion of oriental institutions like the Calcutta मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। तो इसमें इंडियन एजुकेशन एक्ट में सबसे पहले तो जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट्स थे जैसे कि मदरसा था कैलकटा का, बनारस का संस्कृत कॉलेज था, इनके प्रमोशन को बंद किया गया और कहा गया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हायर एजुकेशन के लिए सिर्फ इंग्लिश ही होगी, हायर एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश में ही होगी। तो ये किया था मैकॉले ने, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। मैकॉले को उस टाइम तक शायद ये नहीं पता था कि बाद में जो इंडियंस हैं उन्हीं के लैंग्वेज को सीखकर उनको ही चैलेंज करेंगे, देश के बाहर निकाल देंगे। इंडिया में कुछ इंडियंस हुए जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, उन्होंने उस टाइम पर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर किया जो इंग्लैंड में होता था, इंग्लिश में होता था और इंग्लैंड के जो प्रोफेसर्स थे वही उसको चेक करते थे। तो अगर ये जो आइडिया था ओरिएंटलिज्म का ये डोमिनेंस में रहता तो भी हो सकता है कि इंडियंस एक बार को ब्रिटिश राज को मान लेते कि भाई चलो ब्रिटिशर्स हमारा जो कल्चर है उसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मैकॉले ने आके सब कुछ फिर चेंज कर दिया। दीज इंस्टीट्यूशंस वर सीन एज, ये जो इंस्टीट्यूशंस थे जैसे मदरसा और संस्कृत कॉलेज, इनको कहा गया टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस, कि ये लोगों को डार्कनेस की तरफ, अंधेरे की तरफ ले जा रहे हैं। दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्व्स इनटू डीके, और धीरे धीरे खुद ही ये खत्म हो रहे हैं। इंग्लिश टेक्स्ट बुक को अभी नाउ बिगैन टू बी प्रोड्यूस फॉर स्कूल्स, पहले हायर एजुकेशन में और धीरे धीरे स्कूल्स में भी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक आने लगी। एजुकेशन फॉर कॉमर्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एक हमारा ये टॉपिक बचता है। ये पिक्चर आपको गिवन है, ये मॉन्यूमेंट है टू वॉरेन हेस्टिंग्स बाय रिचर्ड वेस्ट मैकॉट, 1830 में ये बना था, नाउ इन विक्टोरिया मेमोरियल में है कैलकाटा में। सो दिस इमेज ये रिप्रेजेंट करती है ओरिएंटलिस्ट को, जो जिस तरीके से ओरिएंटलिज्म के बारे में ब्रिटिशर्स सोचते थे। इसमें आप देखेंगे कि एक मैजेस्टिक फिगर दिखाई गई है हेस्टिंग्स की, ये है हेस्टिंग बीच में सेंटर में, और एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स थे ये ओरिएंटलिस्ट के। इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टैंडिंग फिगर ऑफ अ पंडित ऑन वन साइड एंड अ सीटेड मुंशी ऑन द अदर साइड, एक तरफ इनमें पंडित है और एक तरफ मुंशी बैठे हुए हैं। हेस्टिंग्स और जो दूसरे ओरिएंटलिस्ट थे, हेस्टिंग्स ओरिएंटलिस्ट थे, वो चाहते थे उनको इंडियन स्कॉलर्स की ज़रूरत थी जैसे पंडित्स की, मुंशी की, ताकि वो उनको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस सिखा सके, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस थी,
टेल देम अबाउट लोकल कस्टम्स और लॉज उनको बताए जिससे कि वो ट्रांसलेट कर सके और इंटरप्रेट कर सके इंडियन टेक्स्ट को. हेस्टिंग्स टुक द इनिशिएटिव टू सेटअप कैलकटा मदरसा. कलकत्ता में मदरसा किन्होंने बनवाया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने. और उनका मानना था कि एंशियंट कस्टम जो है किसी कंट्री का एंड ओरिएंटल लर्निंग ऑट टू बी द बेसिस फॉर ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इंडिया में ब्रिटिश रूल का बेसिस वही होना चाहिए. ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ. होपफुली यहाँ तक चैप्टर आप सभी को क्लियर होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.